बताया था सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज के हमारे पार्ट का पहला टॉपिक है कि क्या हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, क्या हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वापस लिक्विड और लिक्विड से वापस सॉलिड बना सकते हैं, यानी मैटर की स्टेट को एक से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। आपको भली भांति पता है स्टूडेंट्स कि ऐसा करना पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल वाटर की बात करें हम, H2O इसका फॉर्मूला होता है, आप सबको पता होगा, छोटी क्लासेस में ही सिखा दिया जाता है। H2O इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो जो वाटर होता है वो आइस फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है तो वो सॉलिड होता है, तब भी उसका फॉर्मूला यही होता है। और जब वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तब वो लिक्विड वाटर होता है, तब भी उसका फॉर्मूला यही होता है। और जब वो गर्म करने पे भाप बन के, स्टीम बन के, वेपर्स बन के या फिर उड़ जाता है तब वो गैसियस स्टेट में होता है और तब भी उसका फॉर्मूला यही होता है। यानी वाटर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास पाई जाने वाली एक ऐसी चीज़ है जो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है। तो पहले तो इसने हमें यही समझाया है कि वाटर जो होता है वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। अब आगे हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं कि क्या होता है जब मैटर की चेंज ऑफ स्टेट होती है, तब क्या क्या चेंजेस आती हैं उसके अंदर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर क्या चेंज आता है, और ये जो चेंज ऑफ स्टेट होता है सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में, या जो भी स्टेट चेंज होता है ये किस तरीके से होता है, कैसे होता है। तो अब हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमें एक एक्टिविटी बताई गई है। एक्टिविटी में आपको ये सेटअप लेना है जो आपके सामने डायग्राम में दिखाया गया है। सेटअप शायद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सेटअप में क्या करना है, आपको एक तो बीकर लेना है आपको, ये देखिए बीकर है, उस बीकर के अंदर आपको यहाँ बर्फ डालनी है और उस बर्फ के अंदर आपको एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है, डॉक्टर्स थर्मोमीटर नहीं यूज करना, आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करना है, क्योंकि डॉक्टर्स थर्मोमीटर को हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। उसकी रेंज सिर्फ 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है और उस रेंज का थर्मोमीटर हमारे इस एक्सपेरिमेंट में किसी काम का नहीं है, इसीलिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यहाँ पे यूज करेंगे। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हमें आइस के अंदर डाल देना है। ध्यान रखना है कि जो थर्मोमीटर का आगे वाला बल्ब होता है, थर्मोमीटर का जो आगे वाला बल्ब होता है वो पूरे तरीके से आइस के अंदर गया हुआ हो, लेकिन वो बीकर की तली से टच ना कर रहा हो। जो बल्ब होता है आगे, जो सिल्वर कलर का पार्ट होता है थर्मोमीटर का, वो पूरे तरीके से आइस के अंदर होना चाहिए, लेकिन बीकर की तली को टच नहीं करना चाहिए उसे। अब क्या करेंगे, हम नीचे से इसको हीट करेंगे ताकि आइस को हम वाटर में चेंज करें, लिक्विड वाटर में चेंज करें, और मीनवाइल हम थर्मोमीटर के ऊपर भी नज़र रखेंगे। तो स्टूडेंट्स आइस का जो स्टार्टिंग टेम्परेचर होगा वो -4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, या इससे कम भी हो सकता है। -4 डिग्री सेल्सियस के आसपास अमूमन आइस का टेम्परेचर होता है। तो जब हम इसको हीट करना शुरू करेंगे, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैसे? -4 से -3, -2, -1 और फिर 0। अब आगे सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से। 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही टेम्परेचर आ जाएगा स्टूडेंट्स, वैसे ही थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा और जो आइस थी वो लिक्विड वाटर बन जाएगी इस दौरान। आप समझिए इस बात को, दोबारा बताता हूं मैं आपको। जब आइस का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तो थोड़ी देर के लिए थर्मोमीटर में टेम्परेचर की रीडिंग बढ़नी कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इस वक्त जो हम हीट दे रहे हैं वो हीट सॉलिड आइस को लिक्विड वाटर में चेंज कर रही है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही। ध्यान से समझिएगा, इस वक्त जब हम हीट दे रहे हैं वो हीट स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर रही है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जो आइस है वो वाटर में चेंज हो जाएगी। उसके बाद भी आप उसको हीट करना जारी रखिए। जब वो पूरे तरीके से पानी बन जाए, बर्फ पूरे तरीके से पानी बन जाए, तब भी आप नीचे के बर्नर को बंद मत कीजिए, आप उसको चालू रखिए। और फिर आप क्या देखेंगे, पहले तो आइस पूरे तरीके से पानी बनेगी, पानी बन जाने के बाद उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ता रहेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच के वही बात फिर दोहराई जाएगी। क्या? जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो थोड़ी देर के लिए वाटर का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो हम हीट दे रहे हैं वो हीट
वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही बल्कि उसकी स्टेट को चेंज कर रही है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके वाटर जो होता है वो स्टीम बनना, भाप बनना, वाष्प बनना शुरू हो जाएगा, यानी वाटर के स्टीम बनके, वाटर वेपर्स बनके ऊपर हवा में छूटते चले जाएंगे और थोड़ी देर में पानी जो है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, वो वेपर्स बनके एटमॉस्फेयर में जा चुका होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। देखिए होता क्या है, जब भी हम सॉलिड को या किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को हीट करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जब भी हम हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी चीज़ का, तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब भी हम किसी चीज़ का टेम्परेचर घटाते हैं, उसको कूल डाउन करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। काइनेटिक एनर्जी जब जैसे ही हम उसको मैटर को हीट करते रहेंगे, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, पार्टिकल्स का मूवमेंट भी बढ़ता रहेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ के फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे, और इस पॉइंट पे जो हमारा सॉलिड था वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा या होना शुरू हो जाएगा। यानी जिस पॉइंट पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो अपने पोजीशन पे फिक्स ना रह के फ्रीली मूव करना शुरू हो जाएंगे, तब वो जो सॉलिड सब्सटेंस था शुरू में वो अब लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कौन से टेम्परेचर को? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है, उसको कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सॉलिड्स का अलग अलग होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, और जिस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे आप बताइए, आप समझिए इस बात को, अगर मैं लोहे को और बर्फ़ को कंपेयर करूं तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है? आप सब बड़े आराम से बिना सोचे इसका आंसर दे सकते हैं कि लोहे का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसका मतलब लोहे के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बर्फ़ के मुकाबले। हैं दोनों सॉलिड्स ही, लेकिन फिर भी लोहे के पार्टिकल्स के बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं। जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बताया था 0 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको बताया था 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में होता है 273.15 केल्विन। आप ध्यान रखिए इस बात का, टेम्परेचर की एसआई यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं होती स्टूडेंट्स, बल्कि केल्विन होती है। ध्यान रखिए आप इस बात का, केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पे रखी गई है। तो टेम्परेचर की, जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, जो तापमान हम मेजर करते हैं, उसकी एसआई यूनिट केल्विन होती है, ना कि डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है +273 कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ केल्विन में तो वो आएगा 273 केल्विन। ठीक है, और अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ 100 डिग्री सेल्सियस को, 100 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करना चाहूँ, बड़ा आसान है, 273 इसमें ऐड कर दीजिए तो आंसर आएगा 373 केल्विन। ठीक है, बड़ा ही आसान कन्वर्जन है। और अगर आपको रिवर्स करना है, केल्विन दे रखा है और आपको डिग्री सेल्सियस बनाना है तो 273 माइनस कर दीजिए। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, दोबारा एक बार बता देता हूँ आपको। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन यू नीड टू ऐड 273, and if you want to convert Kelvin to degree Celsius you need to subtract 273 from the given value। ठीक है, आगे आता है, जब भी कोई सॉलिड मेल्ट होता है तो थोड़ी देर के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, तो उस वक्त दी जाने वाली हीट एनर्जी जाती कहाँ है, ये मैं आपको बताता हूँ इस दौरान क्या होता है। देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सपेरिमेंट में बताया था कि जब 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुँच जाएगा तो थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा, और इस दौरान जो सॉलिड आइस है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे ही लिक्विड वाटर में कन्वर्जन पूरा हो जाता है फिर से टेम्परेचर 0 से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त जो हीट दी जाती है स्टूडेंट्स, वो हीट जो होती है वो हीट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके स्टेट को चेंज करने में काम आती है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, मैटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, इसीलिए इस हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट। ठीक है, ये जो हीट एनर्जी इस वक्त हम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे,
किसी भी सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जो हीट एनर्जी दी जाती है वो हीट एनर्जी उसकी स्टेट को चेंज करती है, उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती। इसीलिए इस हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपी हुई हीट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हीट टेम्परेचर को तो राइज कर ही नहीं रही, तापमान को तो बढ़ा ही नहीं रही, और फिर भी हमें हीट देनी पड़ रही है। इसलिए इसको लेटेंट हीट कहा जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर को राइज नहीं करती बल्कि मैटर की स्टेट को चेंज कर देती है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, जो हीट मैटर की स्टेट को चेंज करे, उसका टेम्परेचर ना बढ़ाए, उसको कहा जाता है उसका लेटेंट हीट। ठीक है, उस मैटर की लेटेंट हीट कहा जाता है उसको। ठीक है, ये जो लेटेंट हीट होती है ये पार्टिकल्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को इतना बढ़ा देती है कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। और जो लेटेंट हीट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है उसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्यों कहा? क्योंकि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने की प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड फ्यूजन। इस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है, पिघलना। जैसे हम आमतौर पे हिंदी में पिघलना बोल देते हैं, इंग्लिश में आमतौर पे मेल्टिंग बोल देते हैं, उसको हम प्रॉपर लैंग्वेज में फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन देखने में खतरनाक है, बहुत ही सिंपल है। जो हीट एनर्जी हमें 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए चाहिए होती है बिना उसका प्रेशर या टेम्परेचर चेंज किए, उसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें जो हीट देनी पड़ती है बिना उसका टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज किए, उसको कहा जाता है उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब बिल्कुल सेम फिनोमिनन तब भी होता है जब बॉइलिंग होती है। बॉइलिंग का मतलब मैंने आपको कहा था, जिस तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी देर के लिए वाटर का टेम्परेचर बढ़ना बंद होता है, ठीक उसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस पे भी वाटर का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है। यहाँ पे जो हीट थी उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा गया था, यहाँ पे जो हीट होगी उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब की बार हम लिक्विड से वेपर्स बना रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी डेफिनेशन आप कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस या इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बस थोड़े से 1-2 वर्ड चेंज करने हैं आपको। ठीक है, तो उसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, और आगे आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट के बारे में इसने बताया है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग या द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनन। स्टूडेंट्स, ये एक ही लाइन है एनसीईआरटी में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। मैंने देखा है कुछ अच्छे स्कूल्स के एग्जाम में इसके ऊपर 2 मार्क क्वेश्चंस दिया गया है पहले भी। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन, ये क्या कहना चाहता है इसको आप अच्छे से समझेंगे। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, इसके नीचे मैंने आग लगा रखी है, बर्नर रख रखा है, यहाँ पे मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया मान लीजिए। तो हीटिंग कैसे होगी? सबसे पहले तो जो मान लीजिए इसमें यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है मान लीजिए, तो जो नीचे वाला लिक्विड है ये वाला, पहले तो ये गर्म होगा और ये गर्म होके ऊपर चला जाएगा, ऊपर इसके पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और जो साइड वाला इधर साइडों वाला जो लिक्विड है वो इसकी जगह ले लेगा, यानी और जब वो नया लिक्विड इसकी जगह पे आएगा वो गर्म हो जाएगा, वो गर्म होगा तो वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और साइड से जो ठंडा लिक्विड है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। यानी जब हम किसी भी चीज़ को बॉईल करते हैं तो पूरा का पूरा बल्क गर्म होता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैंने ये एक बीकर में ऐसे पानी भर लिया, नीचे से उसको आग लगा दी, बीकर में मतलब नीचे से उसको हीट कर दिया, तो सिर्फ नीचे वाला लिक्विड हीट नहीं होगा, पूरा का पूरा लिक्विड हीट होगा। कैसे हीट होगा? पहले तो सबसे पहले नीचे वाला हीट होगा, जैसे ही वो हीट अप हो जाएगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और साइडों से और ऊपर से ठंडा लिक्विड नीचे आ जाएगा। जैसे ही वो गर्म होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और साइडों से ठंडा लिक्विड नीचे आ जाएगा। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन। ठीक है, ये कन्वेक्शन वगैरह के बारे में शायद क्लास 7 में भी आपने थोड़ा पढ़ा होगा,
ठीक है, तो आप इस पूरे फिनोमिनन को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पुट कर लिया जाए कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन, एक्सप्लेन, ठीक है, या इलेबोरेट, तो इस तरीके से आप लिखेंगे कि जब भी हम किसी चीज़ को बॉईल करते हैं, किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं, तो जो बल्क का मतलब पूरे लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, ना कि सिर्फ नीचे या ऊपर वालों की, पूरे बल्क की एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, आगे आता है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये डायग्राम बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर आपको सॉलिड से लिक्विड चेंज करना है तो हीट करना पड़ेगा, लिक्विड से गैस चेंज करना है तो हीट करना पड़ेगा, गैस से लिक्विड चेंज करना है तो कूलिंग करनी पड़ेगी, और लिक्विड से सॉलिड चेंज करना है तो भी आपको कूलिंग करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। जब हम हीट करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इतने कम हो जाएंगे कि सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। आगे आता है कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो टेम्परेचर दिए जाने पे सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे इस एक्सपेरिमेंट पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिया अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड आपको दिखा रखा है नीचे, और ऊपर हमने रख दी उल्टी इन्वर्टेड फनल, और इन्वर्टेड फनल को ऊपर से कॉटन प्लग से बंद कर दिया ताकि जो वेपर्स हैं वो बाहर हवा में ना उड़ पाएं। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको हीट करेंगे तो जो अमोनियम क्लोराइड हमने यहाँ पे रखा था, यहाँ पे देखिए ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा, यानी ये चाइना डिश के ऊपर से खत्म हो जाएगा, लिक्विड हमें नजर ही नहीं आएगा। और इसकी साइड्स पे यहाँ पे हमें सिल्वर लाइनिंग सी नजर आएगी अमोनियम क्लोराइड की। यानी हुआ क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड है वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो गया, और क्योंकि उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला, कॉटन प्लग से हमने बंद कर रखा था, इसलिए वो फनल की साइड्स में जमा हो जाता है। जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है लिक्विड की स्टेट में आए बिना, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। ध्यान दीजिएगा अब इस बात को, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और जब इसका उल्टा होता है, उल्टा का मतलब जब गैस से डायरेक्टली सॉलिड बना देते हैं, गैस को डायरेक्टली सॉलिड बना देते हैं बिना लिक्विड स्टेट को अटेन किए, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिपोजिशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन। यानी सब्लिमेशन और डिपोजिशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। सॉलिड से गैस बनाना विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड बनाना विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब जिस तरीके से टेम्परेचर में चेंज करके हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनाते हैं, ठीक वही काम प्रेशर की हेल्प से भी किया जा सकता है। कैसे? अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने ये सिलेंडर लिया है, इसके ऊपर ये पिस्टन है प्रेशर अप्लाई करने के लिए। शुरू में ये गैस था, देखिए पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, हमने पिस्टन के ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया, ये जो पिस्टन है इसको नीचे की तरफ दबाया, जब हमने इसको नीचे की तरफ दबाया तो प्रेशर बढ़ने लगा, तो पार्टिकल्स और पास आ जाते हैं और गैस क्या बन जाती है, लिक्विड। और जब हम उसको और ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और वो क्या बन जाती है, वो चीज़ क्या बन जाती है, सॉलिड बन जाती है। इसका एक एग्जाम्पल हम अपने घरों में भी देख सकते हैं। आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर आता है, उस एलपीजी सिलेंडर में लिक्विड गैस होती है। कैसे गैस को लिक्विड कैसे बनाया गया, पेट्रोलियम गैस को लिक्विड कैसे बनाया गया, प्रेशर एक्सर्ट करके। और इसीलिए आपके घर में पाए जाने वाला जो सिलेंडर होता है वो लोहे का बना होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर सिर्फ लोहा ही जो है सहन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। अब आप सोचिए, हम घर के दरवाजे तक हर चीज़ आजकल प्लास्टिक से बनाने लगे हैं, तो हम जो सिलेंडर है, हमारे एलपीजी सिलेंडर है, वो आज भी लोहे से ही बना रहे हैं, जबकि लोहा इतना महंगा है, इतना भारी होता है, उठाना मुश्किल होता है, फिर भी हम उसको लोहे से बनाते हैं। यही रीज़न है, अगर प्लास्टिक का बना दिया तो आपके घर में धमाका हुआ मिलेगा उसका, क्योंकि प्लास्टिक इतने ज़्यादा प्रेशर को झेल नहीं सकता, फट जाएगा प्लास्टिक। इसीलिए लोहे के सिलेंडर में बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के पेट्रोलियम गैस को लिक्विड में चेंज करके और सिलेंडर के अंदर भर के आपको घरों में सप्लाई किया जाता है। और जैसे ही आप उसको अपने चूल्हे से अटैच करते हैं तो लिक्विड थोड़ा थोड़ा गैस में चेंज होके आपके चूल्हे में आता रहता है, और वो गैस को आप जला के अपना खाना पका लेते हैं। और इसीलिए आपका सिलेंडर लंबा चलता है, क्योंकि लिक्विड तो थोड़ा सा होता है, लेकिन गैस उसमें से धीरे धीरे बहुत सारी गैस बनती है उसकी। तो प्रेशर को बढ़ा के और
टेम्परेचर को कम करके हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। दोनों काम कर सकते हैं हम। अगर आप गैसेस को लिक्विड बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई गैस है एंड इफ यू वांट टू चेंज इट इनटू लिक्विड, तो आप उसके ऊपर प्रेशर डालिए और उसका टेम्परेचर कम कीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशर में स्टोर किया जाता है तो वो सॉलिड बन जाती है, लिक्विड नहीं बनती। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके ऊपर आपने मशीनों से बहुत ज़बरदस्त प्रेशर डाला तो इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ड्राई आइस। उसको ड्राई आइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे ही आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आएंगे, रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, तो वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में स्टेट कन्वर्ट होगी ही नहीं। इसलिए इसको ड्राई यानी सूखी आइस कहा जाता है, क्योंकि उसमें लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है। ठीक है, आगे आता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। और ये जो डायग्राम है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इसमें लिक्विड से जब हम गैस में चेंज करते हैं, जब लिक्विड से गैस बनाते हैं तो उस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहा जाता है। जब गैस से लिक्विड बनाते हैं उसको कंडेंसेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप, गैस से सॉलिड बनाने को डिपोजिशन कहा जाता है और सॉलिड से गैस बनाने को सब्लिमेशन कहा जाता है। अब इधर देखिए आप, सॉलिड से जब लिक्विड बनता है तो उस प्रोसेस को फ्यूजन या मेल्टिंग कहा जाता है, और जब लिक्विड से सॉलिड बनता है तो उस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। तो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से आप स्टडी कीजिएगा। आगे ये जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस हैं, ये हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बात आती है इवेपोरेशन की। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये पूरे तरीके से सच नहीं है स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने आपको ऊपर वेपराइजेशन पढ़ाया। वेपराइजेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया? वेपराइजेशन में मैंने आपको समझाया कि जब भी कोई सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस गैस में चेंज होता है एट बॉइलिंग पॉइंट, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है वेपराइजेशन। इवेपोरेशन में भी लिक्विड से गैस ही बनता है, लिक्विड से वेपर ही बनता है, लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन नहीं होती। दूसरी कंडीशन का मतलब, इसमें इवेपोरेशन में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रीच नहीं होता। जैसे कि अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ कैसे होता है, बड़ी ध्यान से समझिएगा। जब आप अपने घर में किसी भी जगह पे खुले बर्तन में पानी रख देते हैं तो धीरे धीरे वो पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, और कुछ टाइम बाद या कुछ दिनों बाद वो बर्तन खाली भी हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने उसको इतना गर्म किया था? सोच के देखिए आप इस बात को कि वो 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाए। मैंने आपको बताया कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बाहर खुले में रखे पानी को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो मिल नहीं से रहा, क्योंकि गर्मियों में भी हमारे जो आसपास का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाता, कभी भी अमूमन 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाता। तो इतने कम टेम्परेचर पे भी वो लिक्विड वेपर में चेंज हो गया। इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। यानी इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट रीच करने से पहले ही जब कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। अब ये हुआ कैसे वो समझिए। मान लीजिए ये वो बर्तन था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, और ये पानी के सरफेस के पास वाले पार्टिकल्स हैं। ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ये पानी की सरफेस के पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं। तो होगा क्या, आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करके ये जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं, सरफेस के पार्टिकल्स हैं, जो ये हवा में जाते शुरू हो जाएंगे, हवा में रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, ये सरफेस है हमारी वाटर की, सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं ये आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करके और वेपर में चेंज हो के हवा में जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पहले ऊपर वाली लेयर इवेपोरेट होगी, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, और धीरे धीरे ऐसे करते करते पानी ही खत्म हो जाएगा उस बीकर के अंदर। तो जैसे मैंने आपको क्या कहा था, आप ध्यान दीजिएगा। जब मैंने आपको बॉइलिंग समझाया था, जब मैंने आपको वेपराइजेशन समझाया था, तो मैंने कहा था कि वो एक बल्क फिनोमिनन होता है। यानी जब आप किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं तो पूरा का पूरा लिक्विड बॉईल होता है, पूरे के पूरे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन इवेपोरेशन में ये सरफेस फिनोमिनन है, वो एक बल्क फिनोमिनन है और ये एक सरफेस फिनोमिनन है। कैसे? क्योंकि इसमें सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स का ही टेम्परेचर बढ़ता है, सरफेस के नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हुआ, इवेपोरेशन में लिक्विड से गैस बनता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस बनता है एट बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा डिफरेंस,
इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है, जबकि बॉइलिंग या वेपराइजेशन एक बल्क फिनोमिनन है। ठीक है, आगे भी डिफरेंसेस आएंगे, वो भी जैसे जैसे आते रहेंगे। जैसे मैं आपको एक डिफरेंस और बता देता हूँ, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, वेपराइजेशन डज नॉट कॉज कूलिंग। जब भी कोई चीज़ इवेपोरेट होती है तो आसपास ठंडक महसूस होती है। ठीक है, कैसे होती है वो इसी चैप्टर के लेटर पार्ट में आपको बताऊंगा। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप इसको नोट कर लीजिएगा। जबकि बॉइलिंग जब हम किसी चीज़ की करते हैं तो उसमें कूलिंग इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, अगला पॉइंट आप एक और बना सकते हैं, फोर्थ पॉइंट आप क्या बना सकते हैं, बॉइलिंग के लिए हमें एक्सटर्नल हीट की, बाहर से गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको सब्सटेंस को गर्मी देने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। तो ये 3 या 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। आगे आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। इफ सरफेस एरिया इज इंक्रीज, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। जैसे कि जब आप किसी कपड़े को सुखाना चाहते हैं तो एक तो आप उसको मोड़ के बिल्कुल एक कुर्सी पे रख दें, और एक आप उसको किसी तार के ऊपर फैला के सुखा दें। तो जब आप फैला के कपड़े को सुखाएंगे तो वो बड़ी जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने से इवेपोरेशन फास्ट होती है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। मान लीजिए आप किसी जो है प्लेट के अंदर पानी डालते हैं और एक गिलास के अंदर पानी डालते हैं, उतना ही पानी आपने प्लेट के अंदर डाला, उतना ही पानी आपने गिलास के अंदर डाला। ठीक है, थोड़ा सा पानी लगा लीजिए आप, 2 घूंट या 1 घूंट पानी आपने डाल दिया, तो प्लेट के अंदर रखा हुआ पानी जल्दी इवेपोरेट होगा ग्लास के मुकाबले। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है। आगे आता है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही जल्दी बढ़ेगी, और वेपर स्टेट में चेंज होना उतना ही आसान होगा। यानी टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन भी स्पीडली होता है, ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, जैसे कि गर्मी के दिनों में सर्दियों के मुकाबले वाटर ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट करता है, क्योंकि हमारे आसपास का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आगे आता है ह्यूमिडिटी की बात। ह्यूमिडिटी क्या होता है? हमारे आसपास वाटर वेपर्स कितने प्रेजेंट हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हमारे आसपास की एयर में कितने मतलब वाटर वेपर्स कितनी अमाउंट में या कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। ध्यान दें आप इस बात को, क्योंकि एयर के अंदर वाटर की अमाउंट ऑलरेडी ज़्यादा है, इसलिए दूसरे वाटर वेपर्स को अपने अंदर आने से रोकने की कोशिश करती है। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है, इवेपोरेशन की स्पीड कम हो जाती है। इसीलिए रेनी डेज पे जब आसमान में बादल छाए होते हैं उन दिनों पे कपड़े जल्दी नहीं सूखते, जबकि किसी सनी डे पे, धूप वाले दिन, कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इंक्रीज इन विंड स्पीड। हवा जितनी तेज़ चलेगी, पार्टिकल्स का छूट के एयर में जाना उतना ही आसान हो जाएगा, इसलिए विंड स्पीड के बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता है। आगे आता है आपका इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग क्यों होती है। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, लिक्विड जो होता है किसी भी खुले बर्तन में जब रखा जाता है तो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आसपास से एनर्जी गेन करके वेपर्स में चेंज होते रहते हैं। अब आप समझिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए इस बर्तन में पानी रखा हुआ है, तो जो सरफेस के पार्टिकल्स होंगे ये आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। अब क्योंकि इन्होंने आसपास की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। देखिए, आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपने बर्फ को हाथ लगाया तो बर्फ आपको ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ की हीट को बर्फ अपने अंदर खींच रही है, इसलिए वो आपको ठंडी लग रही है। कोई भी चीज़ आपको ठंडी तब लगती है जब वो आपके हाथ की हीट को खींचती है, और कोई भी चीज़ आपको गर्म तब लगती है जब वो अपनी हीट को आपके हाथों के अंदर ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो कूलिंग की, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट कैसे आया? क्योंकि सरफेस के पार्टिकल्स ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, और जब भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो क्या महसूस होता है आसपास, कौन सा इफेक्ट आता है? कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये कूलिंग इफेक्ट क्यों आता है इवेपोरेशन की वजह से, वो मैंने आपको समझा दिया है।
ठीक है। अब इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप इसके लिए? आप अपने हाथ के ऊपर एसीटोन रखिए, नेल पॉलिश रिमूवर रखिए, आप पेट्रोल डाल लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आपको अपने हाथ को ऐसे खुला रख के और अपने पाम के ऊपर, अपनी हथेली के ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल या एसीटोन या फिर नेल पॉलिश रिमूवर रख लीजिए। तो आपको अपने पाम के ऊपर देखिए वो नेल पॉलिश रिमूवर तो इवेपोरेट हो जाएगा। जब वो इवेपोरेट होगा तो आपके पाम के ऊपर आपको ठंडक महसूस होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट होता है, इसीलिए आपको ऐसा महसूस होता है। आगे आता है, अब यही रीज़न होता है किसी गर्म दिन के दौरान लोग अपने घर की छत पे या खुले मैदान पे, अपनी दुकानों के बाहर पानी का छिड़काव करते हैं। आपने देखा होगा कि जो शॉप्स वाले होते हैं वो गर्मी में धूप के चले जाने के बाद अपने दुकान के बाहर या अपने घर की छत के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि वाटर इवेपोरेट होगा और उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होगा, और जब बाहर की हवा अंदर आएगी तो वो ठंडी होकर अंदर आएगी, क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो रहा होगा। तो क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है, इसलिए लोग अपने घर के बाहर या घर की छत पे पानी छिड़कते हैं हवा को ठंडा करने के लिए। आगे आता है, हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स, ध्यान से समझिएगा, कॉटन क्लॉथ स्वेट को एब्जॉर्ब करके गीले हो जाते हैं, और कॉटन क्लॉथ्स का जो पसीना होता है वो इवेपोरेट होता है, और जब पसीना इवेपोरेट होता है तो आपको ठंडक महसूस होती है, आपके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर आपने सिंथेटिक कपड़े पहन लिए तो वो कपड़े आपके स्वेट को, आपके पसीने को इवेपोरेट नहीं होने देंगे। आपके पसीने को इवेपोरेट नहीं होने देंगे तो आपको ठंडक महसूस नहीं होगी। स्टूडेंट्स, पसीना आना, गर्मियों में पसीना आना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रखता है। अगर पसीना नहीं आएगा तो इंसान ज़िंदा नहीं रह पाएगा। मैं आपको थोड़ी सी साइंटिफिक बात बता देता हूँ। क्योंकि जब आपको पसीना आता है, पसीना इवेपोरेट होता है, आपके शरीर को ठंडक महसूस होती है और आपके शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, बेशक आसपास का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस ही क्यों ना हो, ठीक है। तो गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स पहनना इसीलिए ज़रूरी होता है। आगे आता है, जब आप किसी ठंडी पानी की बोतल को या ठंडे पानी के गिलास को बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। जब भी पानी से, ठंडी पानी से भरी किसी बोतल को आप मेज़ के ऊपर रखते हैं तो उस बोतल के सरफेस पे बाहर की तरफ पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं। जब आप उस बोतल को उठाते हैं तो बोतल के नीचे, मेज़ के ऊपर भी आपको एक पानी का गोला, पानी का पडल दिखाई देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि बोतल के अंदर का पानी ठंडा है, इसीलिए बोतल के बाहर जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, हमारे आसपास की हवा में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं वो ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होके वो दोबारा वाटर में चेंज हो जाते हैं, और दोबारा वाटर में चेंज होके वो उस बोतल की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। जिस तरीके से गर्म होने पे वाटर वेपर्स बनता है, उसी तरीके से ठंडा होने पे वाटर वेपर्स दोबारा वाटर बन जाते हैं। जब हमने ठंडे पानी की बोतल को बाहर रखा तो आसपास की हवा के वाटर वेपर्स ठंडे हो गए। जब वाटर वेपर्स ठंडे होंगे तो वो वाटर बनेंगे, और वाटर बनेंगे तो वो उस बोतल की सरफेस के ऊपर जमा हो जाएंगे, और थोड़ी देर में वो उस मेज के ऊपर एक पडल भी बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर, ठीक है। आगे दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू क्वेश्चन है, इनको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, साइंटिस्ट जो है आजकल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर को कंसीडर करते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको BC भी बोलते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है जब भी किसी गैस को आयनाइज कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास करके या किसी और तरीके से उसको आयनाइज किया जाता है, और उस गैस के पार्टिकल्स सुपर चार्ज और सुपर एनर्जेटिक हो जाते हैं। जब किसी भी गैस के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी भर दी जाती है, उनको सुपर एक्साइट कर दिया जाता है, तो उस स्टेट को प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। जैसे कि आपके घर में जो CFL ट्यूब, आपने CFL ट्यूब जरूर देखी होगी, CFL के अंदर प्लाज्मा ही होती है। जो नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं जो अपने आप जलते हैं, उनके अंदर भी प्लाज्मा ही होती है। जो आपके घर के अंदर CFL होते हैं, CFL लाइट्स होती हैं, CFL लैंप्स होते हैं, उनके अंदर जो होती है हीलियम गैस भरी होती है, और जो नियॉन बल्ब्स होते हैं उनके अंदर नियॉन गैस भरी होती है, ठीक है। और उनके अंदर जो गैस होती है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम गैस को आयनाइज कर देते हैं, सुपर एनर्जेटिक बना देते हैं, जिसकी वजह से वो गैस किस में चेंज हो जाती है? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा जो होती है वो स्टूडेंट्स वो लाइट एमिट करती है,
अलग अलग कलर्स की। आगे आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? बीईसी सत्येंद्र नाथ बोस इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थियरी जो है एक स्टडी की थी उन्होंने, और उसी स्टडी को आधार मानते हुए, बेस मानते हुए एल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और बीईसी नाम की एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम की एक जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको हमारे सामने पेश किया। ठीक है, कुछ और साइंटिस्ट भी हैं, इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हैं यहाँ दे रखे हैं, उतना आपके लिए जानना शायद जरूरी नहीं है। तो बीईसी क्या होता है? जब भी हम किसी लो डेंसिटी की गैस को सुपर कूल कर देते हैं, ठीक है, लो डेंसिटी की गैस को कूल कर देते हैं, तब बनता है बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी सुपर कूलिंग ऑफ वेरी लो डेंसिटी गैस क्रिएट्स बोस आइंस्टीन कंडेंसेट विच इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें हमारे वीडियोस को। आने वाले दिनों में हम साइंस के, एसएस के, इंग्लिश के, मैथ्स के और बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे। और प्लीज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, क्योंकि वहाँ आपको एसएसटी की, साइंस की और अलग अलग सब्जेक्ट की जो है प्लेलिस्ट क्लास 9th की आपको नज़र आएंगी। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन, बुक एक्सरसाइजेज, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिलेंगी। और अगर अब तक नहीं प्लेलिस्ट अवेलेबल है तो थोड़े टाइम में अवेलेबल आपको कर दी जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर से ज़रूर चेक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।